बायो सावर्ट लॉ हो चाहे एम्पियर्स लॉ हो, उनसे हमने देखा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है वो हमने पढ़ा वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड से कितना बनता है, एक टॉरॉइड से कितना बनता है, स्ट्रेट वायर से कितना बनता है, एक करंट कैरिंग कॉइल से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर पे। ये बहुत सारी बातें अब तक हमने पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड सॉल्व भी कर लिए। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया तो अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, और वो किस पे, एक चार्ज पार्टिकल पे। जी बिल्कुल, एक चार्ज पार्टिकल पे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से लगता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टार्टिंग में शायद अपन ने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के डिस्कस किया होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो ये जब चार्ज एट रेस्ट या मोशन, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जरूर। कि दोनों कंडीशन में मूविंग चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो भी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। किस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा मूविंग चार्ज पे। केवल किस पे लगाएगा, केवल और केवल मूविंग चार्ज पे, चार्ज एट रेस्ट पे नहीं लगाएगा। चार्ज एट रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, और चार्ज एट मोशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन जब मूविंग चार्ज होगा तो केवल उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी साथ साथ एक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम एक चार्ज को मूव करवाते हैं और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, और जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स कितना होता है, ये क्यों एक्सपीरियंस होता है, देखो इसका डिटेल में अगर अपन जाएंगे तो इस लेवल पे हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ये हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अपन ये समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि क्या होता है कि ये चार्ज एट रेस्ट है, ठीक है, इसके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज एट रेस्ट है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही है। जैसे करंट आई फ्लो होती है तो हमने अब तक पढ़ लिया है कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ये दो तरह के फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज जब रेस्ट पे है तो इस पर कोई फोर्स नहीं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों से जो प्रोड्यूस फील्ड है वो डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। लेकिन अगर इसी चार्ज को अगर मैं मोशन में ले आता हूँ, मोशन में आते इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, इसके पास अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब ये दो फील्ड एक जैसे हो गए हैं, और इनका जब इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक फोर्स लगता है। एक बार मैग्नेट सिंपल ले लो, एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और मेरे पास एक पेन है। ये पेन मैग्नेट नहीं है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। दो अलग फील्ड है, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ आपको कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये भी एक मैग्नेट हो जाए तो इनके बीच में आप फोर्स देखना शुरू कर दोगे। तो अभी इसी लॉजिक से समझिए कि दो एक जैसे फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब वहाँ हमें फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं। तो देखो पहली चीज़ यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट समझ में क्या आई कि मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए हमें मूविंग चार्ज चाहिए। मूविंग चार्ज मतलब जिसके पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। यानी चार्ज होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, दो चीज़। और अकेला रहेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फील्ड भी क्या चाहिए, यहाँ देखिए फील्ड भी दो चाहिए। एक तो खुद का फील्ड तो बनेगा, उसको किसी दूसरे के ही मैग्नेटिक फील्ड में भेजना पड़ेगा। किसमें, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में भेजना पड़ेगा। अब दो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए हमें वो चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, और उसके पास वेलोसिटी यानी मूविंग चार्ज होना चाहिए। ये तीनों जब होंगे तभी हम वहाँ फोर्स देख पाएंगे। यानी जो भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में उसको लगने वाला है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहली बात तो वो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अब केवल चार्ज पार्टिकल होने से काम नहीं चलेगा। वो चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। मूविंग के पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है, उसके पास वेलोसिटी भी होती है। अब अकेला चार्ज पार्टिकल इस रूम में घूम रहा है,
उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। उसको हमें किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, जैसे इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना पड़ा है और उसके अंदर हमें इसको भेजना है, यानी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसमें हम उस चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे और उसको फोर्स एक्सपीरियंस करवाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए। यानी अब यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है कि जो लगने वाला फोर्स है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने फॉर्मूला कंप्लीट नहीं लिखा है, फॉर्मूले को विद लॉजिक हम लिखने वाले हैं। इसका कोई वैसे डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, लॉरेंज के थ्रू F इजिकल टू क्यू वी बी, ये अभी पास आ गया है। तो अभी देखो ये फोर्स का फॉर्मूला मैंने ये बनाया है। अब यहाँ देख रहे हो आप कि यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, आउटपुट पे मुझे एक वेक्टर मिल रहा है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। एक वेक्टर यहाँ मिल रहा है मुझे, वेक्टर, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई क्या? वेक्टर, ये लो वेक्टर, ये वेक्टर मिल रहा है मुझे। अब ये वेक्टर है, जो ये वेक्टर किन्हीं के प्रोडक्ट से मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या और वेक्टर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं क्या? उनका मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हाँ, आपको दिख रहा है एक वेलोसिटी है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इस साइड 2 वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस तरफ रिजल्ट में एक वेक्टर आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। 11th क्लास याद आई होगी। वेक्टर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल्सो नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q, और इन दोनों को मैं क्रॉस प्रोडक्ट में V क्रॉस B की फॉर्म में लिखूंगा। और जब आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा, यानी QVB साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया है। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे बात बोलेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B मेकिंग थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स इज इक्वल टू F QVB साइन थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से या बहुत सारी बातें आप निकाल सकते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका फोर्स 0 रहेगा। आपका फोर्स किस किस कंडीशन में 0 रहेगा। पहली बात तो देखो यहाँ पे कि चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, वो उसके पास चार्ज ही नहीं है, तो उसको कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरा, उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो, वेलोसिटी 0 होने मतलब चार्ज एट रेस्ट आ गया। चार्ज एट रेस्ट का मतलब उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। तीसरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं हो, वो अकेला ही घूम रहा हो, तो अकेले मैग्नेटिक फील्ड से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। ये बात तो यहाँ समझ में आ गई। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे साइन थीटा और आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने B बना दिया और इसके अंदर मैंने ये चार्ज पार्टिकल भेजना शुरू किया। इसके अंदर मैंने ये चार्ज पार्टिकल भेजना शुरू किया जो V वेलोसिटी से इस B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। लेकिन जब ये वेलोसिटी वेक्टर, देखो यहाँ पे V क्रॉस B हुआ है, इसका मतलब ये जो एंगल थीटा यहाँ पे आया है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पे V क्रॉस B का आउटपुट क्या है? थीटा है, F है, और थीटा अपन यहाँ से लेंगे। तो अब देखो यहाँ इस कंडीशन में देखो, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और आपका वेलोसिटी भी इधर है। इस कंडीशन में थीटा कितना बन रहा है? 0। जब थीटा 0 बन रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 कितना 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ, मान लो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ से आ रहा हो, ये चार्ज पार्टिकल Q इस तरफ से आ रहा हो। अब इस सिचुएशन में देखो एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच का एंगल देखना है, वेलोसिटी आपकी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ थीटा आप देख रहे हो 180 डिग्री देख रहे हो। और साइन 180 आप चेक करोगे, साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। यानी अब आपको समझ में आ गया है कि किसी मूविंग चार्ज पे
किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने की कंडीशन क्या है कि वो मूविंग होना चाहिए, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, या 180। इसको बोलते हैं पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, थीटा 0 या थीटा 180 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोर्स एक्सप्रेस कितना होगा, 0 होगा। उसके अलावा थीटा की वैल्यू आप कुछ और पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ आने वाली है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो हमें कितने एंगल पे मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है। यानी अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजूँ जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना के एंटर हो, तो उस केस में इस साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। अरे भाई देखो ये क्यू, इस केस में भी क्यू था, इस केस में भी वही चार्ज मैंने यूज़ किया, मान लो 2 कूलाम ये था, 2 कूलाम ये है, अब भी 2 कूलाम है। वेलोसिटी मान लो तीनों केस में मैंने सेम ले ली, और मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों केस में सेम है जिसमें वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, लेकिन मैं एंगल वेरी कर रहा हूँ। अब एंगल की वैल्यू जिस कंडीशन में मैक्सिमम होगी उसी केस में आपका फोर्स भी मैक्सिमम होने वाला है। और वो कंडीशन कौन सी है, जब 90 डिग्री एंटर करवाओ। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री अपर एंटर करवाएंगे तब उस पर लगने वाला फोर्स क्या बन जाएगा, साइन 91 बन जाता है, साइन 91 होता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या बचता है, F = QVB, एंड दैट फोर्स इज मैक्सिमम। ये उस चार्ज पार्टिकल लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है, अगर हम उसकी चार्ज की वैल्यू चेंज ना करें, उसकी वेलोसिटी चेंज ना करें, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो जा रहा है उसकी इंटेंसिटी चेंज ना करें, केवल उसके एंगल्स को वेरी करें, तो इस सिचुएशन में आपका ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई कि कितना फोर्स लगने वाला है, किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लगेगा ये देख लिया, और किस कंडीशन में फोर्स मिनिमम या जीरो लगेगा वो हमने देख लिया। लेकिन अब ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए हमने जो रूल 10th क्लास में पढ़ा है वही रूल यहाँ फॉलो होने वाला है। अगर आपको नाम याद हो, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम था वो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको याद होगा 10th क्लास में तो आपको वो रूल का स्टेटमेंट भी याद करना होता था, कि सीबीएसई बोर्ड में जनरली वो स्टेटमेंट भी पूछ लिया करते हैं। लेकिन अब 12th के लेवल पे आपको वो स्टेटमेंट याद नहीं करना है, एग्ज़ाम के पर्पज से याद नहीं करना, दिमाग में रखना है, क्योंकि उसके बेसिस पे अब आपको न्यूमेरिकल करने, डेरिवेशंस में उसका यूज करना है। ठीक है, तो बहुत जगह उसका यूज आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, F = V क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। और डायरेक्शन निकालने के लिए इस फोर्स की हम क्या यूज़ करने वाले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पूरी स्पेलिंग आपको नहीं आती तो ऐसे लिख दो शॉर्ट में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि हमें स्पेलिंग थोड़ा सा नहीं फिजिक्स के अंदर, हमें तो क्या नॉलेज देखना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये रूल आपको ध्यान हो तो देखो, आपका 10th क्लास में एक डायग्राम बना होगा, ऐसे लेफ्ट हैंड था आपका, ऐसा थंब बना हुआ था, तो ये मैं थंब के लिए ऐसे एरो यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अपना आर्टिस्ट तो है नहीं, उतना खतरनाक डायग्राम तो अपन नहीं बनाएंगे, और ना आना बनाने की अपन को ज़रूरत है। और इस तरह से फिंगर मैंने शो की है, ये आपका क्या हो गया, थंब के साथ ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ गया, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड किससे शो कर रहे हो आप, 4 फिंगर से। ये कौन सी हो गई, 4 फिंगर, ये आपका वो है फोर्स जो पता करना है। और ये देखो, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये लाइन कैसी है, ये जो फिंगर है मेरी मिडिल फिंगर, वो बोर्ड से बाहर आ रही है ऐसे, यानी एक तरह से ये जेड एक्सिस हो गई है, जिसको मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये बोर्ड से बाहर आ रही है, बाहर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको इस तरह शो करके दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है, आपकी मिडिल फिंगर है, ये क्या है, आपकी मिडिल फिंगर है, जो यूज़ होती है आपकी वेलोसिटी यहाँ के लिए। आगे हम पढ़ेंगे ये करंट के लिए भी अपन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने के लिए है, ये जो रूल अपन फॉलो कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए लगाना है। ये रूल किस लिए लगाना है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, जब कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करना, ये बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कई बार गलती हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज
मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो क्वेश्चन में आया हुआ भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए बनेगी, आप उस फोर्स की डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर दो नेगेटिव चार्ज के लिए। मान लीजिए हमने ये अप्लाई किया और हमारा फोर्स अपवर्ड्स आ रहा है, कब, जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन वहाँ अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आप पॉजिटिव देख लिया आपने, पॉजिटिवली आपने क्या देखा कि उसकी डायरेक्शन ऊपर आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के जस्ट ऑपोजिट कर दो और आंसर लिख दो, क्योंकि अब उसके ऑपोजिट डाउनवर्ड्स उस नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी। यानी ये जो अपन ने डायग्राम बनाया ये पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा, नेगेटिव चार्ज होने से हमें इस फोर्स डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर देनी है। ठीक है, चलिए ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बन गया है। ठीक है, इसमें ये बातें आ गई। अब देखो इससे अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए F = QVB, फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से B = क्या हो गया, Force/Q है, Force/QV। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर/सेकंड। तो ये मीटर/सेकंड, तो ये सेकंड चला गया ऊपर। अब इसको शॉर्ट में हमने एक साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इस यूनिट क्या बना दी, हमने टेस्ला यूनिट बना दी। इस यूनिट क्या बना दी हमने, टेस्ला यूनिट बना दी है। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा इस फोर्स के लेके हमारा है। अब एक क्वेश्चन दे लेते हैं जो CBSE में आया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे CBSE 2016 में ये 1 मार्क क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें क्या कर रखा है, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। ठीक है, देखिए क्रॉस शो कर रहा हूँ मैं, इससे बहुत सारी क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो आपकी तरफ से आ रही है और इस बोर्ड के अंदर क्रॉस होकर उधर जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न बन रहा है। और आपको 3 पार्टिकल्स ध्यान रखें, इस तरह से ये 3 पार्टिकल्स है। वो कह रहा है कि इनका जो पाथ है आफ्टर एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड वो बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है कि अभी आपको मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था, उसमें डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B होता है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है और ये आपकी वेलोसिटी होती है। ये 3 चीज़ें अपने पास थी। तो देखो अब इसमें मैंने कहा भी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे बन रहा है, फील्ड लाइन्स उधर से आ रही है और उसके अंदर जा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये फिंगर 4 फिंगर, कौन सी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और ये आपका थंब। ठीक है, तो पहले 4 फिंगर मैंने अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड रखा। फिर वेलोसिटी ये रही, वेलोसिटी के लिए मिडिल फिंगर, अपने वाले पार्टिकल सब इधर आ रहे हैं, तो ये वेलोसिटी। अब बचा कौन, फोर्स, तो इधर फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स जो लग रहा है वो इन पार्टिकल्स के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। देखिए मैंने कहा था कि ये जो रूल अप्लाई होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, यानी ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये अल्फा पार्टिकल है, हीलियम +2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन आपको पता ही नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज होता है। तो अब अभी देखा था अपन ने, अगर इस फॉर्मूले में F = QVB sin थीटा, अगर चार्ज हो ही नहीं किसी के पास, तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, तो इसके पास चार्ज नहीं होने से इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा का सीधा निकल जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इस मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ढीठ पार्टिकल है ये। अब इसकी बात करते हैं, इस पर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन ये रूल अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिडिल 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी, और फोर्स ऊपर तरफ है, ये इस पे फोर्स, तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो देखो अभी मैंने बताया था इसी वीडियो स्टार्टिंग में, रूल हमें ये लगाना है, पर जब नेगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या करना है हमें, उसके लिए डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है पॉजिटिव चार्ज में जो आती है। तो अपनी पॉजिटिव चार्ज में कौन सी आई, ऊपर वाली अल्फा पार्टिकल के लिए, इसके अपोजिट डाउनवर्ड्स, तो इसके लिए आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया जो ये शो करता है कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं अलग अलग नेचर के चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, CBSE और 2002 में भी आया है, फिर 2019 में रिपीट हुआ है। CBSE
2002। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक पे, जितने भी हैं अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर और आगे वीडियो में अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। 2002 और 9। इसमें एक काफ़ी लॉन्ग वायर रखा। लॉन्ग वायर का मतलब अपन ने इसको लगभग इनफाइनाइट वायर ले लिए, जिसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही है और उससे 0.2 मीटर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल प्रोटॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल। तो पहले तो देख लो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी है, कहीं थीटा इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा तो नहीं बन रहा है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके मैग्नेटिक फील्ड में, इसके पास कौन है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोटॉन आपका आ गया है। तो ये प्रोटॉन एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, तो थंब रूल देखते हैं आप, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी अंदर तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। किससे, इससे। कितना, B इज इक्वल टू इनफाइनाइट वायर से कितना बनता है, फॉर्मूला आपको याद है अगर ये डिस्टेंस E है तो। आ गया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमें निकालना है। यानी चार्ज पार्टिकल है, Q भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड B भी है वहाँ पे जिसमें ये रखा हुआ है, और साइन भी कितना है, एंगल 90 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, साइन 90 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। यानी फॉर्मूला हमारे लिए काम कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी ही इतना है। यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 a, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर से बन रहा है, ठीक है। अब इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू का आपका वैल्यू है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में ये आता है -19, वेलोसिटी 4 इंटू 10⁶, जिससे वो मूव कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिखते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ए ये डिस्टेंस वो कितनी है 0.2। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल, ठीक है। ये 10 चला गया ऊपर, और क्या कैंसिल सकता है देख लीजिए, और 0. ये 2 है तो 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, ठीक है। 4 2 8, ये कुछ ऐसा बन रहा है देखो, 10⁻⁹ -7 माइनस के 12 और प्लस का 1, माइनस का 12 प्लस का 1, -19 माइनस, तो ये 20, ये हटा दो पॉइंट, इसका ये पॉइंट आ दिया यहाँ पे, तो ये 10 से ये 10 खत्म कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये 10 से 10 अपन ख़त्म कर दिया और कुछ अपने पास नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया माइनस, देखो ये भी गया ना यहाँ से, 6 है तो ये गया, ये 10⁻⁻1 बच गया, ठीक है। 10⁻⁻1 बच गया और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये देखो अब 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 16 और 60 256, ये तो इनका आ गया 16 इंटू 16 256 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अपने सीबीएसई, एक क्वेश्चन इसका नीट का और देख लेते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है एक तो चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, किस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि पॉजिटिव के का मतलब डायरेक्शन क्या होगा इसकी के, तो इसको मैं सकता हूँ 2k टेस्ला, नहीं सॉरी वाई डायरेक्शन दे रखी है, तो ये वाई के लिए क्या आता है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है वो, यानी जे केप डायरेक्शन में वो जा रहा है, 2 टेस्ला जे केप उसकी डायरेक्शन है, यानी ये वेक्टर फॉर्म में। और उसके पास जो वेलोसिटी उसको बता रखा है 2i + 3j इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी ये भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। अब देखो इसमें एंगल दे रखा नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में निकलेंगे, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q = V × B होता है, F =
क्यू कितना है -2 माइक्रो इन 10⁻⁻⁶। v की वैल्यू देखिए, v कितना है, ये रहा 2i + 3j, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है b के साथ। b कितना है 2j, ठीक है, टेस्ला उसकी यूनिट है। f = अब यहाँ पे देखिए, अब आपको याद होगा j क्रॉस j आपका 0 होता है, जबकि i क्रॉस j आपका k होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 को आप j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, और i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये 2 × 2 4 बन गया, और i क्रॉस j k बन गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो j क्रॉस j 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, इतना बच गया। तो f = इसको ले लिया हो, तो ये -8 एक गड़बड़ होगी, हाँ देखिए ये यूनिट 10⁻⁶ है, तो ये 10⁻⁶ साथ में चल रहा है, मीटर पर सेकेंड साथ चल रहा है, ये हो जाएगा कैंसिल होने के बाद में केवल -8 न्यूटन फोर्स है ना, न्यूटन, और k डायरेक्शन आ गई। अब माइनस के डायरेक्शन आ रही, माइनस के डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव z डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो नेगेटिव z में इतने 8 न्यूटन का फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस टॉपिक को लेके, फिर भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आगे हम पढ़ेंगे मोशन देखना है कि चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा है, कंफर्म हो गया, कितना लग रहा है, कंफर्म हो गया। अब वो फोर्स से उसके मोशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसा पाथ ट्रेस करता है, किस तरह से उसकी मूवमेंट होगी, किस एंगल पे कैसी मूवमेंट होगी, किस एंगल पे कैसी मूवमेंट होगी, फिर उसके डिपेंड एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।